नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के खास प्रोग्राम रूबरू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रूबरू में एक बार फिर हम चलेंगे चंपारण की धरती पर, जहां पर कांग्रेस ने अपना घोड़ा बेतिया में उतार दिया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश्वर गौतम जी है, उनसे जानेंगे कि कांग्रेस ने जो घोड़ा बेतिया के लिए उतारा है उस घोड़े में कितना दम है। ज्ञानेश्वर जी, कितना दम है इस घोड़े में? देखिए सर, मदन मोहन तिवारी जी जिनको की कैंडिडेट बनाया है अभी कांग्रेस ने, जी अच्छे उम्मीदवार हैं। जी जी अच्छे उम्मीदवार हैं, अच्छी छवि है। और ये बेसिकली पिपरा पकड़ी एक जगह है। जी वहाँ के रहने वाले हैं। जी जी। और इनकी जो राजनीतिक माने राजनीतिक कैरियर जो इनका है, ये बतौर मुखिया स्टार्ट हुआ था। चलिए, मतलब जमीन से जुड़े लोग हैं। हाँ, जमीन से जुड़े लोग हैं। 2000 से लेकर 2005 तक ये मुखिया रहे हैं। 2005 से 2010 तक ये प्रखंड के प्रमुख रहे हैं। जी। 2015 में इन्होंने रेणु देवी को हराया था मझौलिया विधानसभा से। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, एक टर्म के विधायक हैं। हम्म। 2020 में भी इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था कांग्रेस से, लेकिन हार गए थे। अच्छा। सांसद का चुनाव ये पहली बार लड़ रहे हैं। तो गौतम जी, ये बताइए कि सामने जो खिलाड़ी है, संजय जायसवाल जैसा बड़ा योद्धा सामने है, उससे लड़ाई लड़नी है, तो क्या आंकते हैं, ताकत क्या आंकते हैं आप संजय जायसवाल के खिलाफ तिवारी जी का? देखिए, संजय जायसवाल के खिलाफ तिवारी जी का जो है वो आप 60-40 मान लीजिए। 60% संजय जायसवाल, 40% मदन मोहन तिवारी। क्योंकि जी मदन मोहन तिवारी को कांग्रेस ने जो वोट दिया है, उस वोट देने के पीछे जो मुख्य आधार है वो आधार यह है कि बेतिया पश्चिमी चंपारण जो लोकसभा है, वो जी उसमें ब्राह्मणों की संख्या अच्छी है। जी 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 लगभग 2 सवा 2 लाख हाँ, लगभग 2 सवा 2 लाख ब्राह्मण हैं। जी। 3 लाख के करीब में मुस्लिम मतदाता हैं। अच्छी अच्छी जी। हाँ, और ये यादवों की संख्या वहां थोड़ी कम है। तो ये हम्म, 3 वोट जो है, ये 3 वोट में आप ये मान लीजिए कि 3 2 5 लाख और 1 आध लाख वोट और होगा। जी जी लेकिन लेकिन इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो चैलेंज ये होगा जी कि चनपटिया, बेतिया और मझौलिया, ये जी 3 विधानसभा जो पश्चिमी चंपारण में आता है, जी जी इसमें तो मदन मोहन तिवारी को लोग जानते हैं। जी जी लेकिन पूर्वी चंपारण में जो बाकी 3 विधानसभा आता है, जी जी। वहां मदन मोहन तिवारी को काफी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उस इलाके में मदन मोहन तिवारी का कोई अपना जनाधार नहीं है। गौतम जी, हमारे दर्शकों को ये समझाइए। आपने ठीक कहा कि 3 विधानसभा में लोग उनको जानते हैं, 3 में नहीं जानते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर है वैश्य वोटर, वैश्यों का टिकट कटा है। आप जान ही रहे हैं, सीतामढ़ी शिवहर में उम्मीद थी कि चंपारण के इलाके में कुछ करेगी, टिकट दिया जाएगा, लेकिन वैसा भी कुछ नहीं हुआ। तो क्या जो वैश्यों का गुस्सा है दोनों पर उतरेगा या किसी पर वैश्य मेहरबान हो जाएगा? सर, सीधी सीधी बात तो ये यहाँ पे यहीं पे खत्म हो जाती है कि चूंकि जी संजय जायसवाल भी वैश्य समुदाय से आते हैं, जी जी तो वैश्य किसी वैश्य उम्मीदवार को वैश्य शिवहर के उम्मीदवार के चलते वोट नहीं दे, है ना। हम्म। ये बात कहीं से पचती नहीं है। हमारी बात वहाँ कई पत्रकारों से भी हुई है। तो जी वैश्य मतदाता जो है बिल्कुल एकजुट हैं संजय जायसवाल के पक्ष में। अच्छा। तो और आपको बता दें, ब्राह्मण वोट भी जो है, जी ब्राह्मण वोट नाराज था महागठबंधन से। जी क्योंकि वाल्मीकि नगर जो उनका पुरातन सीट है, मतलब उस सीट पे वो लोग अपना दावा मानते रहे हैं आज तक। और जी सबसे ज्यादा समय ब्राह्मण वहां लड़े भी हैं, ब्राह्मण वहां से जीते भी हैं। जी केदार जी पांडे जी का राजनीतिक वर्चस्व वहीं से रहा। सतीश चंद्र दुबे वहां से सांसद रहे हैं। तो उस जगह पे चूंकि दीपक यादव को टिकट दिया गया था, तो जी ब्राह्मणों में थोड़ी नाराजगी थी। हालांकि उस नाराजगी को पाटने का काम महागठबंधन ने किया है पश्चिमी चंपारण में। जी लेकिन लेकिन जो ब्राह्मण मतदाता हैं, वो ब्राह्मण मतदाता पूरे तरीके से बीजेपी का साथ छोड़ के चले जाएंगे मदन मोहन तिवारी के साथ, ऐसा भी नहीं दिखता है। मेरी आज सुबह में कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं, वहां भास्कर के ब्यूरो हैं, कृष्णकांत जी, मेरी उनसे भी बातचीत हो रही थी। तो उनका भी कहना था कि चीजें ठीक है, मदन मोहन तिवारी अच्छी छवि के लोग हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन संजय जायसवाल का पलड़ा ज्यादा भारी है। लेकिन अगर ब्राह्मण वोट में अगर वो सेंधमारी करते हैं, उसका परसेंटेज तो धीरे धीरे पता चलेगा, तो नुकसान तो एनडीए को है। ब्राह्मण लोग तो एनडीए के माने जाते हैं कि एनडीए के वोटर हैं। तिवारी जी अगर
25%, 30%, 40% भी ब्राह्मण वोट काट देते हैं, तो ये तो प्लस हो गया ना फिर इनके साथ, महागठबंधन के साथ। हाँ, ये प्लस जरूर हो गया। ये प्लस जो ब्राह्मण उम्मीदवार के होने से। गौतम जी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपने एक बात अभी कही, बहुत महत्वपूर्ण बात कही, कि जो ब्राह्मण प्रत्याशी देना था वो वाल्मीकि नगर में नहीं देके बेतिया में दिया है, तो क्या इसका प्रभाव वाल्मीकि नगर में भी पड़ेगा? वाल्मीकि नगर में इसलिए नहीं पड़ेगा कि वाल्मीकि नगर के जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण मतदाता अपना मन बना चुके हैं। मेरी जितने लोगों से बातचीत हुई, मैं 2 दिन पहले भी बगहा में था, और वहां वहां जाने के बाद वहां से जो सिचुएशन हमको पता चला, उसमें ब्राह्मण मतदाता थोड़ा बहुत जो कैडर हैं, इनके आरजेडी के साथ जो लोग हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। हमको लगता है कि 5 से 10% होगी, वही वोट मिलेगा। बाकी वोट वहां ये जदयू के जो उम्मीदवार हैं सुनील पासवान जी, उनके पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। दूसरा सर एक चीज मैं आपको बताऊं कि दूसरा सर एक चीज मैं आपको बताऊं कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, सबों को भरोसा है मोदी मैजिक पे। जी जी जी। जैसे आपने पिछली बार, कल मैं आप ही को देख रहा था, तो ये बछवाड़ा में गिरिराज सिंह के साथ जो स्थिति पैदा हुई, जी जी। और ये स्थिति सिर्फ बछवाड़ा की ही नहीं है, बहुत सारे इलाके हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है, वोटरों में नाराजगी ज्यादा है। तो ये सबों को भरोसा इस चीज को लेके है कि मोदी मैजिक का क्या होगा। अच्छा, मोदी मैजिक की बात करें, मैं आपको बताऊं कि आज सुबह मैं यादव बहुल इलाके में गया था। जी जी। वहां 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 के लोगों से मेरी बातचीत हुई तो सब जगह पे सब कुछ होने के बावजूद भी एक बात उनके मन में रहती है कि कोरोना काल के बाद सरकार ने हमको अनाज दिया है, खाने के लिए हमारी व्यवस्था की है, तो इस नाते वोट का पहला अधिकार भारतीय जनता पार्टी को जाता है, मोदी को जाता है, नॉट भारतीय जनता पार्टी, मोदी को जाता है। मोदी को जाता है। तो हाँ, वो आपको क्या लगता है गौतम जी कि चंपारण की तीनों सीटों पर मोदी मैजिक चल जाएगा? सर देखिए, चंपारण का जो तीनों सीट है, उस तीनों सीट पे मतलब आप ये मान के चलिए कि 70% एनडीए के पक्ष में रहेगा, 30% ये महागठबंधन है उनके पक्ष में रहेगा, लेकिन बीजेपी की स्थिति मजबूत है। मदन मोहन तिवारी के साथ, देखिए मदन मोहन तिवारी के साथ मैंने पहले बताया आपको कि चनपटिया, बेतिया और मझौलिया, ये 3 विधानसभा ऐसे विधानसभा हैं जो कि पश्चिमी चंपारण में आते हैं। जी। बाकी जो 3 विधानसभा पूर्वी चंपारण में आते हैं, जिसमें सुगोली है, रक्सौल है ना, तो ये जो 3 विधानसभा होगा, नौतन है, इन 3 विधानसभा में इनको परेशानी हो सकती है। अब आखिरी सवाल है लेकिन जी, ठीक है, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, क्या बता रहे थे आप? नहीं तो वही मैं आपको बता रहा था कि बाकी 3 विधानसभा क्षेत्र में अगर मदन मोहन तिवारी अपना पैठ बनाने में सफल हो जाते हैं। आपका क्या आकलन है कि जो चंपारण का जो स्कोर होगा क्या होगा, 3-0 होगा या एनडीए भी बढ़त को मान सकते हैं हम लोग, क्या मानते हैं? नहीं सर, चंपारण में तो पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर और पूर्वी चंपारण, ये तीनों एनडीए के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। चलिए, आप हमसे जुड़े गौतम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ज्ञानेश्वर गौतम जी, मदन मोहन तिवारी के बारे में बता रहे थे कि ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, ब्राह्मणों में काफ़ी लोकप्रिय हैं, सब समुदाय में लोकप्रिय हैं, लेकिन ब्राह्मणों में ज़्यादा लोकप्रिय हैं, विधायक भी रख चुके हैं। मुकाबला वहाँ संजय जायसवाल के साथ आसान नहीं है, मुकाबले में रहेंगे मदन मोहन तिवारी, लेकिन एक अंतिम आकलन है कि बढ़त तो वहाँ तीनों सीटों पर एनडीए का ही रहेगा। आप हमसे जुड़े गौतम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।